Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Dear students, we are on second last topic of chapter number 7 electrochemistry, whose topic will be studied today are rusting of iron and corrosion of aluminium. Dear students, I hope कि आपने प्रीवियस तमाम लेसन्स अच्छी तरह समझे होंगे और प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अगले टॉपिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने डिटेल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपने डिफरेंट उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी, जिसमें जिंक प्लेटिंग पढ़ी, टिन प्लेटिंग पढ़ी, क्रोमियम प्लेटिंग पढ़ी। डू यू रिमेंबर अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ओके, देन अब हम देखते हैं कि हमें मेटल को प्रिवेंट करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, तो आफ्टर द लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दो आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं और उसके साथ हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक कोरोजन. Corrosion is the process in which metal reacts with oxygen and moisture in the atmosphere. Whenever metal is in contact with oxygen and atmospheric moisture, water vapors are present in atmosphere. The metal oxidizes to form a compound. So this process is called corrosion. Metal pure form में नहीं रहता, वो ऑक्साइड की फॉर्म में चला जाता है, कंपाउंड बना देता है, ऑक्साइड बना देता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल की सरफेस वहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन प्रोसेस कहते हैं। और अगर हम कोरोजन को देखें तो कोरोजन को स्टडी करें तो हमारे जहन में फ़ौरन एक एग्ज़ाम्पल आती है, वो आयरन की आती है। आयरन की रस्टिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत आपको पता होगा आयरन की रस्टिंग के बारे में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कि आयरन की रस्टिंग जो है वो भी इसी तरह होती है, जब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके ऊपर लेयर होती है, वो लेयर रस्ट ब्राउनिश रेडिश ब्राउन लेयर क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो उतरना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी सरफेस डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो आयरन है, आयरन आपको पता है कि किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन है। ठीक है, तो आयरन की जितनी प्रोडक्शन होती है, अगर हम उसको रस्टिंग से प्रिवेंट नहीं करेंगे तो आयरन की इंडस्ट्री में यूटिलिटी, डोमेस्टिक यूटिलिटी, हर जगह पे यूटिलिटी है, तो हम उसकी जो डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो उसको बचाने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये रस्टिंग होती किस वजह से है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे एक्ट कर रही होती हैं। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। हेयर वही वाली बात जो कोरोजन की डेफिनेशन में थी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इनकी मौजूदगी की वजह से ही आयरन रस्ट करता है। और आयरन रस्ट कैसे करता है? बिल्कुल एक तरह का गैल्वेनिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है। वो जो सेल इस्टेब्लिश होता है, उस सेल में ऑब्वियसली आपको पता है कि कैथोड होना चाहिए और उसमें एनोड होना चाहिए। ठीक है, अब मेटल की सरफेस जहाँ पे लेस मॉइस्चर होता है, वो एनोड के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देता है। जिस तरह यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे, आयरन सॉलिड है, उसकी सरफेस है, वो ऑक्सीडाइज होके Fe+2 बना देगा, एक्वस फेरसाइन बना देगा बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो मेटल की सरफेस जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, वो कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। जिस तरह ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे फेरसाइन बना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बना, तो ये इसका एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, एनोड वो वाली मेटल की सरफेस जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा, वहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा,
और कैथोड वो वाली मेटल की सरफेस जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर जो है उनकी रिडक्शन होके हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके केमिकल रिएक्शन से जो फार्मूला बनता है, इनके फर्दर केमिकल रिएक्शंस होंगे और आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होके आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट का फार्मूला Fe2O3 है। ठीक है, डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल, एक्स वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ है, एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंपाउंड के साथ हैं। ये रस्ट का फार्मूला है। ठीक है, तो ये रस्ट इस तरह बन जाते हैं। रस्ट जो उसके ऊपर फ्लेकी लेयर बनती है वो Fe2O3 की वजह से बनती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक में जस्ट यू शुड नो कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, रस्ट का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जांपल है कोरेजन की, एलुमिनियम की कोरेजन। एलुमिनियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप, कार, कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स, सोडा कैन एट्सेट्रा। बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से एलुमिनियम को भी कोरेजन से एलुमिनियम की कोरेजन भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन होती है। एलुमिनियम की टेंडेंसी आयरन से भी ज़्यादा होती है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। एलुमिनियम आयरन से भी ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एलुमिनियम ऑक्साइड बना देता है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है? एलुमिनियम आयरन जो आउटर सरफेस जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है वो एलुमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मेटल सरफेस के ऊपर वो एक इनसॉल्युबल टफ लेयर बना देगा, थिक लेयर बना देगा एलुमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है, जो अंदर वाला एलुमिनियम है, जो अंदर वाली लेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब अंदर वाला एलुमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, एलुमिनियम ऑक्सीडाइज होके एक थिक कोटिंग बना देगा, थिक लेयर बना देगा, इनसॉल्युबल थिक लेयर बना देगा एलुमिनियम ऑक्साइड की, जो कि इनर वाले अंडरलाइंग एलुमिनियम, अंदर वाले एलुमिनियम को कवर कर दे, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, जिसकी वजह से यहाँ पे कोरेजन स्टॉप हो जाएगी। एलुमिनियम ऑक्साइड सिर्फ जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट में था एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे बना देगा और फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, फर्दर जो एलुमिनियम क्रोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर एलुमिनियम इतनी जल्दी क्रोड कर जाता तो एलुमिनियम की कोरेजन इसी तरह कंटिन्यू रहती जिस तरह आयरन की है, तो ये एयरक्राफ्ट, शिप, कार बॉडीज़, ये इनकी यहाँ पे एक इनकी यूटिलिटी ना होती, यहाँ पे हम इनको इस्तेमाल ना कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर जहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी होगा, ये फ़ौरन क्रोड कर जाएगा। तो ये इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको एलुमिनियम ऑक्साइड की प्रिवेंट करती है एलुमिनियम को फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एलुमिनियम। डियर स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक पढ़े हमने छोटे से। अब हम देखते हैं कि हमने कंपैरिजन क्या किया, रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरेजन ऑफ एलुमिनियम में क्या फ़र्क है। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो रस्ट का फार्मूला होता है, जो रस्ट बनता है, आयरन रस्ट होता है, वो Fe2O3 डॉट एक्स वाटर होता है, और कोरेजन ऑफ एलुमिनियम में Al2O3 होता है। फिर हमने रस्टिंग में पढ़ा कि ये जो लेयर है ये फ्लेकी लेयर है, पोरस लेयर है, लेकिन जो कोरेजन ऑफ एलुमिनियम में ये कॉम्पैक्ट टफ लेयर है, थिक लेयर है। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने पढ़ा कि ये पोरस लेयर है, तो ये फिर अंडरलाइंग मेटल को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकेगी, पोरस है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर भी गुजर जाएगा, इसमें ऑक्सीजन भी गुजर जाएगी, अंडरलाइंग मेटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से रस्टिंग होती जाएगी, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। लेकिन हमने ये पढ़ा कि एलुमिनियम ऑक्साइड टफ लेयर है, तो ये अंडरलाइंग मेटल को फर्दर कोरेजन से बचा लेती है। ठीक है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन में ये पढ़ा कि ये इसकी लेयर फ्लेक्स उतरना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो नीचे वाला मेटल है वो भी एक्सपोजर में आ जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, जिसकी वजह से और ज़्यादा कोरेजन होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। ऊपर से लेयर के फ्लेक्स जो हैं वो लेयर फ्लेक्स अवे एंड एक्सपोज द मेटल फॉर द फर्दर कोरेजन। लेकिन एलुमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है
वो फॉर्मली एडहेयर करती है मेटल की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से मेटल फर्दर कोरोजन से बच जाता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस द सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, ये आप खुद करेंगे। इनमें से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। MCQs खुद जो सॉल्व करने वाले हैं वो खुद सॉल्व करेंगे, जिस तरह आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, या आपने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताना है। डू इट बाय योरसेल्फ, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। फर्स्ट में डेफिनेशन पूछी गई है जो आप बुक से लिखेंगे। सेकंड में उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है क्रोमियम का H2CrO4 में। उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे कर दी है। आपको पता है हाइड्रोजन +1 होता है, 2 है तो 2 × +1। क्रोमियम हमें नहीं पता, हम +X लिख देंगे। ऑक्सीजन हमें पता है -2 होता है और 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = 0। इसको सॉल्व किया तो x = +6 आया, सो तो +6 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 3 में पूछा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करें। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले आपको पता है कि आप इक्वेशन के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, रिएक्टेंट साइड के भी निकालेंगे, प्रोडक्ट साइड के भी निकालेंगे। वो निकालने के बाद मुझे पता चला कि कॉपर +2 में था जो 0 में चला गया है। इसका मतलब है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई है, ये रिडक्शन कर रहा है। जो खुद रिडक्शन कर रहा होता है तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड पे है, तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन 0 से +1 में चेंज हो गया है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे H2 की फॉर्म में था, तो हम इसीलिए लिखेंगे कि H2 इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देन नेल्सन सेल के रिएक्शंस पूछे गए हैं, वो आप बुक से लिखेंगे। कुछ पार्ट नंबर 5 में उसने कहा है टिन प्लेटिंग के बारे में पूछा हुआ है, तो सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस बॉक्स जो बना हुआ है टिन प्लेटिंग के सामने, वहाँ से लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 में पूछा हुआ है कोई एग्जांपल, डेली लाइफ की एग्जांपल जो रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे हो रहे हैं, तो रिडॉक्स इन फोटोग्राफी फर्स्ट बॉक्स जो इस चैप्टर का है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, वो वाला बॉक्स जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये जो सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस वाले बॉक्सेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आपने इक्वली प्रिपेयर करना है जैसे आप टेक्स्ट के बाकी टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, इनके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम टॉपिक वाइज हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। वो नोट्स की, लॉन्ग नोट की फॉर्म में, शॉर्ट नोट की फॉर्म में, जिस तरह भी पूछे गए हैं वो हमने टॉपिक वाइज हर जगह पे एक्सप्लेन कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं जो इरेलीवेंट टॉपिक्स में। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस इट विद मी एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 18 इसका सोल्यूशन आप करके मुझे देंगे और मुझे सेंड करेंगे फॉर योर अटेंडेंस। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क। थैंक यू सो मच।